Hi friends, welcome to my channel. This is Kittu Sharma and from today onwards we are going to start a new series that is Biology Revision Series for class 12th. From today we are going to cover each chapter and we will cover the whole biology syllabus of boards plus NEET in 30 days with revisions and with multiple question practices. So I hope that you all will follow this series. I am making you completely sure that if you watch this series dedicatedly, then you will score very good in your boards and in your NEET exam. So let's start. So firstly, I have pinned the class 12 syllabus in the community section. You can check how will we cover the syllabus. So first that unit we are going to do is unit number 5 ecology and environment. So हमने यूनिट पहले इसलिए चूज की है क्योंकि ये हमारी इजी यूनिट पड़ती है, तो मैं चाहती हूँ कि पहले हम इजी चैप्टर कवर करें। तो जो पहला चैप्टर हम करने जा रहे हैं वो है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। जो यूनिट हमारी इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट है ये 10 मार्क्स की होती है बोर्ड्स में, और नीट में भी इसमें हर साल 4 से 5 क्वेश्चन इस यूनिट से हमेशा आते ही आते हैं। तो यूनिट इजी भी है और इम्पोर्टेंट भी है, तो क्यों ना इस यूनिट को हम सबसे पहले करें। और इकोलॉजी एनवायरमेंट मतलब हमारा सब कुछ हमारे एनवायरमेंट से, हमारे आसपास से रिलेटेड ही है, तो एक बहुत इजी यूनिट होने वाली है और बहुत मार्क्स स्कोरिंग यूनिट होने वाली है, बोर्ड्स के लिए भी और नीट के लिए भी। तो सबसे पहले हम करेंगे हमारी ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन चैप्टर इन द यूनिट इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट। सो जो फर्स्ट चैप्टर हम वो कर रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया, वो है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। सो हम कैसे करेंगे, हम क्लास में पढ़ेंगे थ्योरी और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, प्लस में मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स भी प्रोवाइड करूंगी और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए भी। तो आप वीडियो देख के उन नोट्स को भी पढ़ सकते हो, याद भी कर सकते हो, जो कि आपके बोर्ड्स में हेल्पफुल भी होंगे, और आप क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, तो जो फर्स्ट चैप्टर हम करने जा रहे हैं वो है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। नाम से पता चला कितना इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म क्या होता है, जैसा कि हम जिनके पास प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जिसे हम कह सकते हैं, वो होता है। तो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, तो फर्स्टली ये आता है इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट यूनिट के अंदर। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि इकोलॉजी क्या होता है। हमें ये तो पता है एनवायरमेंट क्या होता है, जो हमें सराउंड करता है, जो कि हमारा एनवायरमेंट हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो इकोलॉजी क्या होता है, इकोलॉजी होता है इंटरेक्शन, इंटरेक्शन अमंग द ऑर्गेनिज्म। मतलब हम दो ऑर्गेनिज्म के बीच में कोई इंटरेक्शन हो, या किसी भी दो ऑर्गेनिज्म के बीच में इंटरेक्शन, या फिर ऑर्गेनिज्म और उसके फिजिकल एनवायरनमेंट के बीच में क्या इंटरेक्शन हो सकती है। जैसे कि मैं, मेरी और किसी एनिमल के साथ इंटरेक्शन, मेरी किसी अनदर ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्शन, प्लस मेरी इंटरेक्शन हमारी एयर के साथ क्या है, वाटर के साथ क्या है, क्लाइमेट के साथ क्या है, तो हम इकोलॉजी में उसकी स्टडी करते हैं। इट इज बेसिकली द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन among the organism and between the organism and its physical environment, we can say. Okay, so इस पूरी यूनिट में हम यही पढ़ने जा रहे हैं। ओके, सो जो एक नीट का क्वेश्चन है कि हु इज द फादर ऑफ इकोलॉजी, ये प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया और नॉर्मली हमें पता भी होना चाहिए। हमारी एनसीईआरटी की बुक में ये यूनिट स्टार्ट होने से पहले ही दिया हुआ है। फादर ऑफ इकोलॉजी रामडियो मिश्रा। ओके, सो यू शुड नो अबाउट दिस। सो हमारी जो इकोलॉजी है उसकी होती है 4 लेवल्स। तो सबसे बेसिक लेवल जिससे कि इकोलॉजी शुरू होती है वो होती है ऑर्गेनिज्म। फिर जैसे कि मैं एक ऑर्गेनिज्म हूँ, फिर ऑर्गेनिज्म से जब एक ही स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म मिलते हैं तो वो बनती है पॉपुलेशन। जैसे कि हमारी ह्यूमन बींग्स की पॉपुलेशन होगी, सेम अगर हम बात करें डॉग्स की पॉपुलेशन होगी, तो अलग अलग स्पीशीज की अलग अलग पॉपुलेशन होगी। जब various type of species, we can say various type of population, हमारी population या किसी एनिमल की population जब एक कम्युनिटी में रहती है तो वो होती है कम्युनिटी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, या फिर हम कह सकते हैं वो होती है इकोलॉजी की 3rd लेवल। फिर अब बहुत सारी स्पीशीज रह रही है, बहुत सारी कम्युनिटीज इकट्ठी रह रही है, प्लस में उनका जो इंटरेक्शन है हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ भी हो रहा है, हमारे जो एबायोटिक थिंग्स है उनके साथ भी हो रहा है। तो वो आती है हमारे लास्ट लेवल में जिसे हम बोलते हैं बायोम। बायोम इज whole the thing that is present in the earth, on the earth। मतलब हम भी, कोई एनिमल भी, प्लांट भी, बर्ड्स वगैरह भी, और हमारी जो फिजिकल थिंग जो हमारी एनवायरनमेंट में आती है, जिनका भी हम जिस भी चीज से डिपेंड है, जिस भी चीज पर हमारा इंटरेक्शन होता ही है। तो ये हमारी 4 लेवल होती है इकोलॉजी की। पहली ऑर्गेनिज्म, दूसरी पॉपुलेशन, तीसरी कम्युनिटी एंड फोर्थ वन इज बायो।
तो ये क्वेश्चन भी हमारा 1 मार्क्स में तो नहीं, 1 मार्क्स में तो एमसीक्यू भी आते हैं, जैसे 2 मार्क्स के 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं उनमें भी पूछा जा सकता है। और बेसिकली जो एजर्शन टाइप के क्वेश्चन होते हैं बोर्ड से पूछे जाते हैं, उनमें जनरली ये चीजें पूछी जा सकती है, मतलब छोटी मोटी चीजें पूछ लेते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक। हमें पहले पता होना चाहिए कि इकोलॉजी क्या होती है, उसकी लेवल्स क्या होती है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो जो इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है हम पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है पॉपुलेशन इंटरेक्शन। तो नाम से पता चल रहा है पॉपुलेशन इंटरेक्शन होता क्या है, इंटरेक्ट करना। एक ही स्पीशीज के लोग जब एक साथ रहते हैं तो बेसिकली मैंने अभी जैसे बताया इसे पॉपुलेशन बोलते हैं। तो पॉपुलेशन में लोग इंटरेक्ट कैसे करते हैं? हमें पता है कि हम जैसे भी हम लिविंग करते हैं, वो अपनी अर्थ पे लिव करें, तो हमें हर एक चीज के साथ हम इंटरेक्ट होते ही होते हैं, चाहे वो एबायोटिक चीज हो या फिर कोई बायोटिक हो। हम डेली बेस में काम करते हैं तो हम एक दूसरे से इंटरेक्ट करने की नीड पड़ती है। लाइक वेज हम अपने एनवायरमेंट से भी इंटरेक्ट होते हैं। तो जो हम ये इंटरेक्ट होते हैं, जो हमारी इंटरेक्शन है, तो हम अब इस चैप्टर में बेसिकली जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है उसका नाम है पॉपुलेशन इंटरेक्शन। तो जो पॉपुलेशन इंटरेक्शन है ये बेसिकली जो हमारी एनसीईआरटी बुक में गिवन है वो है 5 टाइप्स की। बट इसके अलावा एक और टाइप है बट जिसका इतना ज्यादा जिक्र नहीं कर रखा है एनसीईआरटी में, बट हम उसके बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। तो जो पॉपुलेशन इंटरेक्शन है ये है 5 टाइप्स की: प्रीडेशन, कंपटीशन, पैरासिटिज्म, कमेंसलिज्म एंड म्यूचुअलिज्म। इसके अलावा एक और टाइप है जो कि अमेंसलिज्म। नाम से पता चला है कमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म, अमेंसलिज्म, तीनों एक जैसे लग रहे हैं। प्रीडेशन और पैरासिटिज्म ये थोड़े एक जैसे से, और कंपटीशन नाम से पता चला जिसको हम कॉम्पीट करते हैं। तो थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं, फिर बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है उसका नाम है प्रीडेशन। प्रीडेशन होता क्या है? हमें पता है प्रीडेशन होता क्या है, जैसे कि एक लोयन है और एक डियर है। तो जब वो दोनों भागते हैं, जब मतलब लोयन डियर को पकड़ता है तो वो उसको प्रे करता है, बेसिकली जो हम शिकार करते हैं उसे हम प्रीडेशन बोलते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट टाइप ऑफ पॉपुलेशन इंटरेक्शन है उसे हम बोलते हैं प्रीडेशन, ठीक है। इसमें प्रे का रोल होता है, तो इसमें बेसिकली क्या होता है, एक का तो बेनिफिट होता है और एक का नुकसान होता है। हम मतलब हम इस सेंस में पढ़ेंगे कि किसका फायदा होता है किसका नुकसान होता है पॉपुलेशन इंटरेक्शन की टर्म्स में। तो फर्स्ट है प्रीडेशन, नाम से पता चल रहा है, हम पढ़ते भी आए हैं। सेकेंड वन इज कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन कॉम्पिटिशन हर एक जगह है और हर एक चीज के लिए है। जैसे कि अगर हम एक फॉरेस्ट में बात करें तो कहीं पे किसी रिसोर्स के लिए फाइट होती है, कहीं पे फूड के लिए फाइट हो रही है। तो मतलब बेसिकली हम जो हमारी जनरेशन है, हर एक ऑर्गेनिज्म एक ना एक चीज के लिए कम्पीट करता है। हमारी जनरेशन में भी हम बेसिकली जो हम ह्यूमन बींग्स है, हम भी अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा कॉम्पीट करते हैं। कोई क्लास में कॉम्पीट करते हैं तो कहीं कहीं कॉम्पीट करता है। बेसिकली हर एक ऑर्गेनिज्म किसी ना किसी चीज के लिए, फूड के लिए, रिसोर्स के लिए वो कम्पीट करता है। तो ये थी हमारी सेकेंड इंटरेक्शन, दैट इज कॉम्पिटिशन। इसके लिए हम एक गोस कॉम्पिटिटिव प्रिंसिपल भी पढ़ते हैं। तो जो हमारा थर्ड टाइप है वो है पैरासिटिज्म। इसमें था पैरासाइट्स का रोल। जैसे हमारे पास दो तरह के पैरासाइट्स हमने पढ़ रखे, एक होता है एक्टोपैरासाइट, एक होता है एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट होता है जो हमारी बॉडी के ऊपर लिव करते हैं और हमारा जैसे कुछ ब्लड सक करते हैं, कुछ कुछ मतलब अपना अपना काम करते हैं। और एंडोपैरासाइट वो होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं, मीन्स जो इनर साइड पे होते हैं। तो एक्टोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट। अब क्या होता है, जो पैरासाइट है ये, मान लो जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, हमारा ब्लड सक करते हैं तो इनका तो होता है बेनिफिट और हमारा होता है लॉस। तो ये भी एक तरह का पॉपुलेशन इंटरेक्शन हो गया, क्योंकि दो स्पीशीज इंटरेक्ट कर रही है ना आपस में। तो ये होता है पैरासिटिज्म। नेक्स्ट वन इज कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म क्या होता है? कमेंसलिज्म होता है जब दो स्पीशीज इंटरेक्ट कर रही है, एक का तो होता है हो रहा है बेनिफिट और एक का हो रहा है ना तो उसका बेनिफिट हो रहा है और ना ही उसका लॉस हो रहा। तो हम पढ़ेंगे कि ऐसी भी कोई इंटरेक्शन होती है। सेम होता है अमेंसलिज्म, कमेंसलिज्म का अपोजिट। उसमें क्या होता है, दो स्पीशीज इंटरेक्ट कर रही है, एक का हो रहा है लॉस और एक का ना तो बेनिफिट हो रहा है और ना ही लॉस हो रहा है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ये थोड़ा न्यू भी है कमेंसलिज्म अमेंसलिज्म, बट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सो अब हम वन बाय वन करके इन सारी इंटरेक्शन को पढ़ते हैं। और ये जो टॉपिक है इंटरेक्शन वाला, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल बोर्ड से कोई जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के, और इनफैक्ट कभी कभार तो 5 मार्क्स के, बट 5 मार्क्स के तो इस यूनिट से नहीं आते हैं, बट केस स्टडी वगैरह होगी। तो इस जो इंटरेक्शन वाला टॉपिक है ये इस चैप्टर में सबसे मेन टॉपिक है। तो प्लीज इसे ध्यान से देखना, और ये बहुत इजी भी है। तो चलो अब एक वन बाय वन हम सारी
जो इंटरेक्शन है इनको हम लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। जो पॉपुलेशन इंटरेक्शन में जो हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रीडेशन। जैसा कि मैंने अभी बताया कि प्रीडेशन क्या होता है। प्रीडेशन एक टाइप का ऐसा पॉपुलेशन इंटरेक्शन है जिसमें कि एक शिकारी बेसिकली जो शिकार करता है, एक स्पीशीज का बेनिफिट होता है और एक का लॉस होता है, क्योंकि या तो उसे हार्म होता है या फिर वो मारा जाता है। तो हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं प्रीडेशन होता क्या है। प्रीडेशन, सबसे पहले प्रीडेशन में प्रीडेटर्स कौन होते हैं? प्रीडेटर्स वो होते हैं या तो किसी को मारते हैं या किसी को हार्म करते हैं, बेसिकली वो जो किसी का शिकार करते हैं। तो जो हमारे कार्निवोर्स होते हैं, हर्बीवोर्स होते हैं, वो हमारे प्रेडेटर्स में ही आते हैं। कार्निवोर्स वो होते हैं जो किसी का फ्लैश खाते हैं, और हर्बीवोर्स जैसे कि हम, या फिर ग्रेजिंग एनिमल्स जो ग्रास खाते हैं। और ये देखा गया है कि अगर हम एक ब्रॉड इकोलॉजिकल कंटेक्स्ट की बात करें कि जो 25% ऑफ इंसेक्ट्स होते हैं वो फाइटोफैगस होते हैं। अब फाइटोफैगस क्या होता है? फाइटोफैगस वो होता है जो प्लांट्स को खाते हैं, बेसिकली जो प्लांट पे फीड करते हैं। सो अब हम आगे बात करते हैं कि जो अगर एक स्टेटमेंट दी गई है एनसीईआरटी बुक में, अगर जो प्रीडेटर है अपने प्रे को ओवर एक्सप्लॉइट कर सके, मतलब कि एक जनरल एरिया में अगर जो प्रीडेटर है वो अपने प्रे को बहुत ज्यादा ओवर एक्सप्लॉइट कर दे, मतलब बहुत ज्यादा वहां पे एक्सप्लॉइटेशन क्रिएट कर दे, बहुत ज्यादा अपने प्रे पर शिकार ज्यादा कर ले, तो जो उसकी जो प्रे की पॉपुलेशन है वो एक्सटिंक्ट भी हो सकती है। अगर हम एग्जांपल ले जैसे एक शेर का और एक हिरन का, अगर जैसे एक जंगल में शेर हिरन के ऊपर शिकार करता है, अगर वो उस एरिया में ज्यादा शिकार कर रहा है, ज्यादा कर रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि उस एरिया में जो हिरन की जो पॉपुलेशन है वो एक्सटिंक्ट हो सके। तो एक स्टेटमेंट है इसके बेसिस पे, प्रेडेटर्स इन नेचर आर प्रोटेक्ट। ये जो है असर्शन रीजन में बोर्ड्स में भी और नीट पे भी पूछा जा सकता है। असर्शन रीजन में असर्शन ये दे सकते हैं और रीजन ये दे सकते हैं, या फिर इसे चेंज कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेडेटर्स इन नेचर आर प्रोटेक्ट। तो इसे प्लीज ध्यान से देखिए। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रीडेटर्स। अब जो शिकार कर रहे हैं प्रीडेटर, इनकी भी कुछ इंपॉर्टेंस है। हाँ, इनकी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जैसा कि हम देखते हैं हर चीज की इंपॉर्टेंस भी होती है और उसका नुकसान भी होता है। तो हम देखते हैं, हमने नुकसान तो हमें पता है कि हमें हार्म कॉज करता है या प्रे की पॉपुलेशन भी एक्सटिंक्ट हो सकती है, बट उसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो देखते हैं। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस है प्रेडिटर्स की, वो ये है कि जो प्रेडिटर्स होते हैं वो प्रे की पॉपुलेशन को अंडर कंट्रोल रखते हैं। अब सपोज करो, जैसे कि हम जो एग्जांपल लेते हैं हम वही देते हैं शेर का और एक हिरन का। अगर जंगल में शेर ना हो तो हिरन की पॉपुलेशन कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी ना। तो जो प्रेडेटर्स होते हैं वो प्रे की पॉपुलेशन को अंडर कंट्रोल रखते हैं। अगर कोई ग्रेजिंग एनिमल्स ना हो या हम ना हो तो जंगल में घास कितनी हो जाएगी ना। तो इसलिए जो प्रेडेटर्स होते हैं वो प्रे की पॉपुलेशन को अंडर कंट्रोल रखते हैं। इसी के बेसिस पे एक एनसीईआरटी में एक बहुत अच्छा एग्जांपल दे रखा है, एक केस स्टडी के फॉर्म में या फिर नीट में एक प्रॉपर एग्जांपल की फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है, which is an example of prickly pear cactus। ऑस्ट्रेलिया का है बेसिकली, और एक एक्सोटिक स्पीशीज है जो कि वहां पे इंट्रोड्यूस कराया गया था। जो वहां पे जो कैक्टस पहले हमने क्या किया, इसे वहां पे इंट्रोड्यूस कराया, विच इज एक्सोटिक और एलियन स्पीशीज। तो वहां पे जितने भी जो कैक्टस फीडर्स प्लांट थे, मतलब जो कैक्टस पे फीड करते थे, उन्होंने प्रे किया प्रिकली पियर कैक्टस पे। ओके, तो उन्होंने प्रे किया, तो एक टाइम ऐसा आया कि जो प्रिकली पियर कैक्टस है वो इन्वेजिव हो गया, मतलब उसकी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई। फिर उन्होंने क्या किया, वहां के जो नेचुरल प्रेडेटर्स है उनको इंट्रोड्यूस कराया। तो इस वजह से क्या हुआ, जो हमारी जो प्रे की पॉपुलेशन है वो अंडर कंट्रोल हो गई। जो ओके, इस तरीके से जो हमारे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में जब हमने प्रिकली पियर कैक्टस को इंट्रोड्यूस कराया, तो हमारी जो प्रे की पॉपुलेशन है वहां पे वो अंडर कंट्रोल हुई, मतलब वो मेंटेन हुई। तो ये एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया से है जहाँ पे हमने इंट्रोड्यूस कराया था, और ये एनसीईआरटी में भी गिवन है, आप इसे प्लीज याद कर लीजिएगा। तो जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है वो है कि जो प्रेडेटर्स होते हैं वो स्पीशीज की डाइवर्सिटी को एक कम्युनिटी में मेंटेन करते हैं बाय रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी ऑफ कॉम्पिटिशन। इतना कुछ खास समझ नहीं आया होगा, मैं बताती हूँ। जो प्रेडेटर्स होते हैं वो एक कम्युनिटी में स्पीशीज की डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी होती है विभिन्नता, हर एक चीज में विभिन्नता होती है। हमारी जो हम अगर कम्युनिटी की बात करें तो बहुत सारी स्पीशीज होती है, अलग अलग वेराइटीज की स्पीशीज हम बेसिकली बात कर सकते हैं। तो वो होता है स्पीशीज डाइवर्सिटी। तो प्रेडेटर्स होते हैं वो स्पीशीज की डाइवर्सिटी को भी मेंटेन करते हैं कम्युनिटी के अंदर। कैसे? बाय रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी ऑफ कॉम्पिटिशन। अगर जो कॉम्पिटिशन है उसको रिड्यूस कर सके, तो ये भी, मतलब हम एक एग्जांपल से समझते हैं, ये भी एनसीईआरटी का एग्जांपल है, डिजास्टर। डिजास्टर होता क्या? बेसिकली डिजास्टर एक स्टारफिश है। अब ये जो स्टारफिश है ये प्रे करती है मोलुस्क के ऊपर। जो
मोलुक्स होते हैं हमारे, उनके ऊपर ये प्रे करती है, जो कि हमारे शायद एक्टिनोडर्मेटा के अंदर आते हैं। तो ये उन पे प्रे करती है। अब अगर हमने हमने क्या किया, ये अमेरिकन के पैसिफिक कोस्ट के अंदर थी, तो वहां पे हमने इस स्टारफिश को वहां से रिमूव कर दिया इंटरटाइडल कोस्ट पे। अगर हमने इसे वहां से रिमूव किया, इसके रिमूव होने के बाद जो 10 इनवर्टिब्रेट्स होते थे, उनकी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई। अब ऐसा क्या हुआ कि इसके वहां से रिमूव करने से जो 10 इनवर्टिब्रेट्स है वो एक्सटिंक्ट हो गए। हुआ ऐसा कि ये है एक प्रेडेटर पिजास्टर स्टारफिश। जब हमने इसको रिमूव किया, ये करती थी, जो प्रे करती थी मोलुस्क के ऊपर, हमने इसको रिमूव किया तो जो मोलुस्क है उनकी पॉपुलेशन बढ़ गई। उनकी पॉपुलेशन बढ़ गई तो उनके बीच में कंपटीशन आया, मींस इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन आया। उस इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन की वजह से उनके अंदर कंपटीशन है किसको लेके, जैसा कि मैंने बताया था, कंपटीशन रिसोर्स को लेके, लैंड के लिए हो सकता है। तो यहाँ पे कंपटीशन आया स्पेस के लिए, तो इस वजह से यहाँ पे स्पीशीज डाइवर्सिटी मेंटेन हुई। फिल इन द ब्लैंक की फॉर्म में या फिर एमसीक्यू की फॉर्म में आ सकता है, नीट में भी और बोर्ड्स में भी। ड्यू टू इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन, सो दो इंपॉर्टेंस पड़ी। एक तो प्रेप की पॉपुलेशन को अंडर कंट्रोल करता है, जिसमें कि हमने केस पढ़ा प्रिकली पियर कैक्टस का, जो कि ऑस्ट्रेलिया का था। और जो नेक्स्ट वन हमने पढ़ा कि स्पीशीज की डाइवर्सिटी को मेंटेन करता है किसी कम्युनिटी के अंदर बाय रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन व्हिच इज इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। एंड हियर वी टुक द एग्जांपल ऑफ disaster, which is a starfish, and due to which, if we remove the starfish from there, from the American intertidal coast, the 10 invertebrates got extinct. Okay, so these two are the importance of predator. तो अभी हमने पढ़ा कि जो प्रेडेटर्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है। अब हम पढ़ेंगे कि जो कुछ प्रे स्पीशीज होती है वो अपना एक डिफेंस शो करती है, ताकि वो प्रेडेशन के इम्पैक्ट को लेस कर सके। जैसे कि हमारा जो पहला हम पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं वो है कुछ इंसेक्ट्स हैं और जो फ्रॉग्स होते हैं वो कैमोफ्लेज्ड होते हैं, ताकि वो जो प्रेडेटर्स है उनसे डिटेक्ट ना हो पाए। इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि जो हमारी आर्मी में जो लोग होते हैं, आर्मी पर्सन हमारे जो देश की सेवा करते हैं, उनकी ड्रेस आपने नोटिस किया होगा वो ग्रीन कलर की होती है, और कुछ उसमें ब्राउन ब्राउन शेड भी होती है। वो क्यों होती है? ताकि जब कुछ अटैक वगैरह होता है और कुछ ऐसी कंडीशंस होती है कि हमें उस टाइम छुपना होता है, तो हम प्लांट्स में या फिर फॉरेस्ट में इजीली वो अपने आप को हाइड कर सके। तो बेसिकली इंसेक्ट्स है, फ्रॉग्स है, वो भी सेम काम करते हैं। जैसे फ्रॉग्स बेसिकली ग्रीन कलर के होते हैं, कुछ इंसेक्ट्स जो ग्रीन या ब्राउन कलर के होते हैं वो अपने प्लांट्स में या फिर फॉरेस्ट में हाइड कर जाते हैं। तो इस वजह से वो प्रेडेटर से मतलब प्रेडेटर्स उन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये था पहला डिफेंस। जो सेकंड वन डिफेंस है वो है कुछ पॉइजनस होते हैं इसलिए अवॉइड किए जाते हैं। इसका एग्जांपल है मोनार्च बटरफ्लाई। बटरफ्लाई कैसे? जो हमारी मोनार्च बटरफ्लाई होती है, इसको जो प्रेडेटर्स होते हैं वो होती है बर्ड्स। अब क्या होता है, जो मोनार्च बटरफ्लाई है, जब ये अपनी कैटरपिलर स्टेज पे होती है, बटरफ्लाई की स्टेजेस होती है ना, तो जब इसकी कैटरपिलर स्टेज होती है तो ये फीड करती है एक ऐसी वीड के ऊपर जो कि पॉइजनस होती है। तो जब ये वहां पे फीड करती है तो इसके अंदर एक केमिकल जनरेट हो जाता है जो इसे पॉइजनस बना देता है, और इसके पॉइजनस नेचर के कारण बाद में इसे जो भी मतलब इसके ऊपर जो प्रे करता है तो वो खुद ही मर जाता है, क्योंकि पॉइजनस होती है। तो इसलिए प्रेडेटर्स इसके पास आते ही नहीं है। तो ये भी एक डिफेंस हो गया कि जो प्रे स्पीशीज अपने आप को बचा सकती है। नेक्स्ट वन इज, एंड विच इज वेरी कॉमन, ऑल ऑफ यू मस्ट नो दिस, थॉर्न्स। कांटे, हमें सबको पता है कि कैक्टस है वो एक कांटेदार प्लांट है, और अकेजिया भी, जो कैक्टस है और अकेजिया ये जियोफिटिक प्लांट्स होते हैं जो ड्राई कंडीशंस में पाए जाते हैं, बेसिकली डेजर्ट्स में। तो अकेसिया है, कैक्टस है, इनके ऊपर थॉर्न्स प्रेजेंट होते हैं। और इसे हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकल डिफेंस। डिफेंस होता है बचाव, मॉर्फोलॉजिकल होता है जो बाहर से। इनके ऊपर कांटे होते हैं, तो कोई भी जो प्रेडेटर है इनके ऊपर प्रे करने आएगा उसे बेसिकली कांटे चुभेंगे, तो इसलिए वो इनके ऊपर प्रे करेगा ही नहीं। तो ये मॉर्फोलॉजिकल डिफेंस शो करते हैं और अपने आप को बचाते हैं। द लास्ट वन डिफेंस एंड वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग, कुछ प्लांट्स होते हैं जो केमिकल प्रोड्यूस करते हैं अपने अंदर, जिसकी वजह से जो हर्बीवोर्स है वो सिक हो सकते हैं, या फिर वो खाना पीना छोड़ सकते हैं, उनकी डाइजेशन खराब हो सकती है, या फिर वो मारे जाते हैं। इसका एग्जांपल है कैलोट्रोपिस वीट। अब बेसिकली जो ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं जैसे कि काउ,
बफेलो गोट, वो ग्रेज करते हैं। वो बेसिकली कहीं भी हमने देखा होगा, जो काव वगैरह होती है वो कहीं भी मतलब फॉरेस्ट वगैरह में ग्रेज करने चली जाती है। बट जो कैलोट्रोपिस नाम की एक ब्रीड है, जब ये उन्हें ग्रेज करती है कैलोट्रोपिस को, तो उनके अंदर एक ऐसा केमिकल होता है जिसकी वजह से जो हमारी काव बफेलो बेसिकली जो भी हर्बीवोर है या जो भी ग्रेजिंग एनिमल है वो बीमार हो सकते हैं या फिर वो मारे जाते हैं। तो इस वजह से ये प्लांट्स भी अपने आप को बचाते हैं, जो कैलोट्रोपिस ब्रीड है। तो ये भी जो प्रेडेशन से अपने आप को इम्पैक्ट को कम करती है। तो एक बार रिपीट करते हैं। पहला था कैमोफ्लेज का, कुछ इंसेक्ट्स और फ्रॉग कैमोफ्लेज होते हैं ताकि वो प्रेडेटर से बच सके। सेकंड वन इज मोनाज बटरफ्लाई जो कि पॉइजनस होती है, तो इस वजह से। थर्ड वन इज हमने थोन्स का पढ़ा जो कि मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस शो करते हैं, कैक्टस, अकेजिया विच इज जीरोफिटिक प्लांट्स। एंड द लास्ट वन इज कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो केमिकल का प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से जो हर्बीवोर उन्हें फीड करने आते हैं वो मर भी सकते हैं, बीमार भी हो सकते हैं या फिर वो खाना पीना छोड़ सकते हैं। इसका एग्जाम्पल हमने पढ़ा कैलोट्रोपिस वीड। तो ये था हमारा प्रिडेशन। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट पॉपुलेशन इंटरेक्शन की तरफ। सो जो हमारा जो सेकंड पॉपुलेशन इंटरेक्शन जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कंपटीशन। कंपटीशन जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, जब कोई भी दो स्पीशीज किसी भी पर्टिकुलर थिंग के लिए, रिसोर्स के लिए, फूड के लिए compete करती है एक एनवायरमेंट में, एक कम्युनिटी में, वी कैन से। सो कंपटीशन, कंपटीशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि जो एक स्पीशीज है उसकी फिटनेस ज्यादा होती है इन कंपैरिजन ऑफ अनदर, और वी कैन से एक स्पीशीज है उसकी फिटनेस लोअर होती है इन कंपैरिजन ऑफ अनदर। कंपटीशन वही तो होगा जहाँ पे एक स्पीशीज ज्यादा फिट है एक कम फिट है, तो तभी तो compete करेंगे ना। So it is a process in which fitness of one species is significantly lower in presence of another species. Okay, so competition होता कब है? Competition occurs when closely related species compete for the same limited resources. क्या होता है, दो closely related species है वो compete करेंगे किसी सेम लिमिटेड रिसोर्स के लिए। जो रिसोर्स लिमिटेड है, हमारे पास फूड मान लो लिमिटेड है। हम एक नॉर्मल एग्जांपल जो हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, जैसे कि गली में जो डॉग्स होते हैं, अगर आप उन्हें दो रोटी डाल दो तो उनके पास क्या है, लिमिटेड रिसोर्स है, लिमिटेड फूड है, दोनों क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज के डॉग्स है, तो वो compete करेंगे। तो एक होगा जो उसमें से ज्यादा फिट होगा, एक होगा कम फिट। तो एक जो जब दोनों एक ही चीज के लिए compete करेंगे तो जो उनमें से एक होगा वो ज्यादा ले जाएगा। तो इसी तरह से जो हमारा कंपटीशन है वो पॉपुलेशन इंटरेक्शन होता है, और वो सभी स्पीशीज में होता है। ओके, तो कंपटीशन कब होता है, जब दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज compete करती है फॉर द सेम लिमिटेड रिसोर्सेज। अब हमने बोला क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, बट क्या अनरिलेटेड स्पीशीज भी करती है? यस, जो अनरिलेटेड स्पीशीज है वो भी compete करती है फॉर द रिसोर्स। हमने एक एग्जांपल लेते हैं, हम एक फ्लेमिंगोस और फिशेस। जो फ्लेमिंगोस और फिश हैं ये साउथ की तरफ के, हमने देखा साउथ के ओशियन की तरफ से। तो वहां पे क्या होता है, जो फ्लेमिंगोस और फिशेस है वो compete करती है जू प्लैंक्टन्स के लिए उस ओशियन। तो अब हम आगे बात करते हैं कि हमें कैसे पता चला कि हमारी पॉपुलेशन में, हमारी कम्युनिटी में कंपटीशन होता है। इसके लिए भी, इसकी भी कोई हिस्ट्री रही होगी या फिर हमारे पास कोई एविडेंस रहा होगा जिसे हमें पता चल सके भाई हाँ कंपटीशन हुआ है। यस, देयर आर सेवरल एविडेंसेस दैट प्रूव दैट यस देयर इज अ कंपटीशन। सो जो हमारा पहला एविडेंस है वो है अबिंगडन टर्टल्स का इन गैलापागोस आइलैंड। जो अबिंगडन टोर्टोइस है आइलैंड में, वो एक्सटिंक्ट हो गया था विद इन अ डिकेड। 10 साल के बाद जब गोड्स को वहां पर इंट्रोड्यूस कराया गया था। क्या था, गैलापागोस आइलैंड में अबिंगडन टोर्टोइस थे। वहां पर हमने क्या किया, गोड्स को इंट्रोड्यूस कराया एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो गोड्स को इंट्रोड्यूस कराने के लिए विद इन अ डेकेड क्या हुआ, जब गोड्स इंट्रोड्यूस हुए आइलैंड में तो जो अबिंगडन टोर्टोइस है वो एक्सटिंक्ट हो गए विद इन 10 ईयर्स। क्यों? क्योंकि जो गोड्स की जो ब्राउजिंग एफिशिएंसीज है वो बहुत ज्यादा है। इस वजह से जो अबिंगडन टर्टल्स है वहां पे एक्सटिंक्ट हो गए। तो ये प्रूव करता है कि यस देयर कंपटीशन एग्जिस्ट। जो कंपटीशन है वो एग्जिस्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे क्या था, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज थे। लिमिटेड हो या फिर अनलिमिटेड हो, अबंडेंट रिसोर्सेज के लिए भी तो कंपटीशन होता है। अब अबंडेंट अगर हमारे पास रिसोर्सेज है, आप सोचोगे हमारे पास इतना सारा खाना है तो फिर कंपटीशन क्यों होगा? होगा। अगर हम एग्जांपल ले, हमारे पास इतना सारा खाना है
और कोई भी 3-4 लोग आ रहे हैं कॉम्पीट करने के लिए, अगर एक बंदा खाना खा रहा है तो दूसरे को उसकी इंटरफेरेंस से प्रॉब्लम होगी, या तो वो रुकेगा या वो थोड़ी देर बाद आएगा। तो कंपटीशन हर जगह है, या अबंडेंट हो या लिमिटेड हो, या क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज हो या अनरिलेटेड स्पीशीज हो। पहले इस कंसेप्ट को क्लियर करो। उसके बाद जब टोर्टोइस, जो हमारा अबिगडन टोर्टोइस था आइलैंड में, जब गोट्स का इंट्रोडक्शन वहां पर हुआ, तो जो गोट्स की जो ब्राउजिंग एफिशिएंसी थी वो ज्यादा थी। इस वजह से जो अबिगडन टोर्टोइस है वहां से क्या हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया विद इन अ डेकेड ड्यू टू द ग्रेटर ब्राउजिंग एफिशिएंसी ऑफ गोट्स। So this proves that competition exists. The next, so evidences for competition में, जैसा कि हमने फर्स्ट एविडेंस पढ़ा अबिगडन टोर्टोइस का, जो हम नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कॉम्पिटिटिव रिलीज। तो क्या होता है कॉम्पिटिटिव रिलीज? कॉम्पिटिटिव रिलीज वो होता है a species restricted to a small area expands its restricted. So competitive release, a species restricted to a small area expanded its distributional range when the competing species is experimentally removed. Competitive release वो होता है जिसमें कि अगर हम एक competing जो species है, जो compete कर रही है, अगर हम उसे remove कर लेते हैं, जो वहां की species है जो small area से restricted है, वो अपना area expand कर ले। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी स्पीशीज है, वो अपने प्रीडेटर से डर रही है, या फिर जो उसका कंपीटर है उससे डर रही है। डर के कारण वो एक इतने एरिया में रिस्ट्रिक्टेड है। वो डर के मारे, मतलब हम एग्जांपल ले सकते हैं कि मान लो कोई बाहर कोई डाकू वगैरह है और हम अपने घर में रिस्ट्रिक्टेड है, बट अगर जब वो चला जाएगा तो हम अपना एरिया बढ़ाएंगे, हम अपना डिस्ट्रीब्यूशनल एरिया बढ़ाएंगे, हम बाहर भी जाएंगे, हम हर जगह जाएंगे। इन द सेम वे कोई भी स्पीशीज है वो अपना एक स्मॉल डिस्ट्रीब्यूशनल या फिर स्मॉल रीजन में अपना रह रही है, उसमें रिस्ट्रिक्टेड है, बट जब उसकी कंपीटिंग स्पीशीज को हम वहां से रिमूव कर रहे हैं तो वो अपने एक्सपैंड कर रही है एरिया को, तो उस टर्म को हम बोल रहे हैं कॉम्पिटिटिव रिलीज। और ये भी हमें एक एविडेंस देता है कंपटीशन के बारे में। उसके बाद हम पढ़ते हैं कॉर्नल्स फील्ड एक्सपेरिमेंट। एक कॉर्नल्स फील्ड एक्सपेरिमेंट कराया गया कॉर्नल्स फील्ड में, तो जिसमें हमें क्या दिखाया गया, इट शोड दैट ऑन द रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड द लार्जर एंड द competitively superior barnacle which is balanus dominates intertidal area and excludes the smaller barnacle from that zone। एक लास्ट एविडेंस है, इसमें भी हमें बताया कि कंपटीशन होता है, वो ये है कि एक कॉर्नल फील्ड एक्सपेरिमेंट था जिसमें हमें ये शो किया गया कि स्कॉटलैंड के रॉकी सी कोस्ट में एक लार्ज और जो सुपीरियर वन था, एक बारनेसल था जिसका नाम था बैलेनस, उसने डोमिनेट किया इंटरटाइडल एरिया को। जब वो compete कर रहा था, किससे डोमिनेट किया, जो स्मॉलर वन वहां पे बारनेसल था उस जोन में, और उसे डोमिनेट ही नहीं किया बल्कि उसे एक्सक्लूड कर दिया उस एरिया से। तो ये हमें शो करता है कि एविडेंस फॉर द कंपटीशन। सो अब हम पढ़ने जा रहे हैं गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है और बोर्ड्स में भी कई बार पूछा गया है। बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो गॉस प्रिंसिपल पर आए हुए हैं। तो देखते हैं गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल होता क्या है। इट स्टेट्स दैट टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज competing for the same resources can't coexist indefinitely and the competitively inferior one will be eliminated। अब गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है, कोई भी दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज हैं, वो compete कर रही है सेम रिसोर्सेज के लिए, तो जब वो compete कर रही है, एक उसमें से होगी इंफीरियर वन, एक होगी सुपीरियर वन, तो जो इंफीरियर वन है वो एलिमिनेट हो जाएगी और सुपीरियर वन वहां पर रहेगी। तो जो गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, आई एम रिपीटिंग, वो ये कहता है कोई भी दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज है वो compete कर रही है फॉर द सेम रिसोर्सेज, उसमें से जो सुपीरियर वन होगी वो हमारी रहेगी और इंफीरियर वन होगी वो एलिमिनेट हो जाएगी। ये बात होती है फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज, जब हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। नेक्स्ट, जो स्पीशीज जो कंपटीशन फेस कर रही है वो कुछ मैकेनिज्म भी इवॉल्व कर सकती है ताकि उन्हें कंपटीशन करना ही ना पड़े। जैसे कि हम आपस में लड़ते हैं किसी भी चीज के लिए, तो हम उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं कि चलो कोई नहीं, हम इक्वल इक्वल बांट लेते हैं, कुछ भी है। तो सेम ऐसे ही जो कंपटीशन होता है उसको भी कुछ स्पीशीज इवॉल्व करने के लिए कुछ मैकेनिज्म अप्लाई करती है। वो क्या करती है, वो को एग्जिस्टेंस ज्यादा प्रमोट करती है कंपटीशन से, कि वो इकट्ठे रहना ज्यादा प्रमोट करती है rather than एक्सक्लूजन। किसी एक के एक्सक्लूजन की बजाय वो इकट्ठे रहने ज्यादा पसंद करती है, वो को एग्जिस्ट करती है। और इसका ये एक एग्जाम्पल है रिसोर्स पार्टीशनरी, जो हमने अभी पढ़ा। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि अगर हम लड़ रहे हैं
तो हम सोचते हैं इससे हम इक्वल इक्वल बांट लेते हैं। तो सेम कुछ स्पीशीज मैकेनिज्म इवॉल्व करती है ताकि वो कंपटीशन ना करे। वो क्या करती है, वो इकट्ठे रहती है एक्सक्लूजन करने की बजाय, और वो रिसोर्स पार्टीशनिंग करती है, मतलब बंटवारा करते हैं रिसोर्सेज का। अब ये रिसोर्स पार्टीशनिंग क्या है, जब कोई भी दो स्पीशीज compete करती है सेम रिसोर्स के लिए, वो कंपटीशन को अवॉइड करती है बाय चूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीडिंग। या तो क्या करेंगे, टाइमिंग डिफरेंट डिफरेंट चूज कर लेंगे फीडिंग की। मान लो कोई एक पेड़ है, उस पे 5 बर्ड्स हैं, अब पांचों के पांचों को उस ट्री से ही फ्रूट चाहिए। अब वो क्या करेंगे, वो अगर इकट्ठे आएंगे तो सिंपल सी बात है कंपटीशन होगा। वो अपना डिफरेंट टाइम चूज करेंगे फीडिंग के लिए, या फिर डिफरेंट फोरेजिंग पैटर्न्स। फोरेजिंग पैटर्न होता है सर्चिंग फॉर फूड, मतलब वो जैसे एक प्रॉपर प्लेस है, वो इकट्ठे ना जाके अपना अलग अलग टाइम पे खाना ढूंढने के लिए जाए, या अलग अलग पैटर्न यूज करे। तो इसे बोलते हैं रिसोर्स पार्टीशनिंग। ये क्यों करते हैं, ताकि वो कंपटीशन को अवॉइड कर सके। अब एक एग्जांपल है मार्क आर्थर, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने शो किया कि 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज थी वॉबलर्स की, जो कि सेम ट्री पे रह रहे थे। उन्होंने कंपटीशन को अवॉइड किया और इकट्ठे रहे, को एग्जिस्ट किया, क्योंकि उन्होंने ड्यू टू देयर बिहेवियर डिफरेंसेस इन देयर फोरेजिंग एक्टिविटीज, सो ये करके उन्होंने कंपटीशन को अवॉइड किया। तो ये था हमारा कंपटीशन। तो अब हम नेक्स्ट जो हमारा पॉपुलेशन इंटरेक्शन है पैरासिटिज्म, उसकी बात करते हैं। अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट पॉपुलेशन इंटरेक्शन की, जो कि है पैरासिटिज्म। जैसा कि हमने थोड़ा बहुत देखा था कि पैरासिटिज्म क्या होता है, उसमें एक पैरासाइट होता है, एक होस्ट होता है। पैरासाइट होस्ट के ऊपर रहता है, या तो उसके अंदर, जिसे हम एंडोपैरासाइट बोलते हैं, या फिर उसके बाहर एक्टोपैरासाइट अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। इसमें बेसिकली पॉजिटिव नेगेटिव टाइप का इंटरेक्शन होता है। जो पैरासाइट होता है उसे बेनिफिट होता है तो पॉजिटिव, और जो होस्ट होता है उसे नुकसान होता है, लॉस होता है तो नेगेटिव। तो ये होता है हमारा पैरासिटिज्म। अब जो पैरासिटिज्म में जो बहुत सारे पैरासाइट्स होते हैं, वो होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। इस तरह कि जो पैरासाइट है और होस्ट है, वो एकदम मतलब एक साथ बड़े हो, को इवॉल्व हो। मतलब जो कुछ पैरासाइट होते हैं वो स्पेशली होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, वो उसी होस्ट के अंदर या होस्ट के ऊपर रहते हैं और वो को इवॉल्व करते हैं। इसके बाद जो पैरासाइट्स होते हैं, वो अपने अंदर कुछ अडेप्टेशन अपने अंदर करते हैं, ताकि वो मतलब रह सके। जैसे मान लो अगर पैरासाइट्स को किसी की बॉडी पे रहना है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ अडेप्टेशन तो होनी चाहिए। तो वो अडेप्टेशंस है, सबसे पहले जो पैरासाइट्स है, जो भी उनके अंदर सेंस ऑर्गन्स है, वो उसका लॉस कर देते हैं। ताकि वो किसी के अंदर है तो अपने जो सेंस ऑर्गन्स है उनका उन्हें लॉस करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो तो किसी होस्ट के अंदर रह रहे हैं या फिर उसके ऊपर रह रहे हैं, वो होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। उनके अंदर प्रेजेंस ऑफ एडहेसिव ऑर्गन्स या फिर सक्कर्स होते हैं, ताकि अगर सक्कर्स किसी को, जैसे मान लो लाइस होती है, वो सक करती है ब्लड, तो इस वजह से तो उनके अंदर सक्कर्स या फिर एडहेसिव ऑर्गन्स की प्रेजेंस होती है। वो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का भी लॉस कर देते हैं, और उनकी जो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो भी बहुत ज्यादा हाई होती है। इसलिए वो इतना जल्दी रीजनरेट करते हैं, किसी भी होस्ट के अंदर रहते हैं तो इतनी जल्दी वो मल्टीप्लाई कर जाते हैं ड्यू टू देयर हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी। ये सबसे मेन अडेप्टेशन है जो पैरासाइट्स के अंदर होती है। इसके बाद जो पैरासाइट्स की जो लाइफ साइकिल होती है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। जैसे हम एग्जांपल ले, ह्यूमन लिवर फ्लूक होती है, जैसे फैसियोला होती है, वो डिपेंड करती है 2 इंटरमीडिएट होस्ट पे, एक स्नेल पे, एक फिश पे, ताकि वो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर सके। तो जो ये पैरासाइट्स होते हैं, कुछ की तो लाइफ साइकिल बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। इसके बाद जो मलेरिया पैरासाइट है, उसको भी एक मॉस्किटो की नीड होती है, ताकि वो अपने आप को दूसरे होस्ट तक स्प्रेड कर सके। अब जैसे हमने पढ़ भी रखा है पहले कि मलेरिया कैसे फैलता है, मॉस्किटो से फैलता है। वो मॉस्किटो एक बंदे से दूसरे बंदे को काटता है, तो ऐसे उसके होस्ट का स्प्रेड हो रहा है ना। तो जो मलेरिया पैरासाइट है, उसको भी स्प्रेड होने के लिए मॉस्किटो की जरूरत होती है। इसके बाद जो बहुत सारे मेजोरिटी ऑफ जो पैरासाइट है, वो होस्ट को हार्म करते हैं। कैसे हार्म करते हैं, वो उसका सर्वाइवल को रिड्यूस कर देते हैं, उसे फिजिकली वीक बना देते हैं, और उसकी ग्रोथ में, उसकी रिप्रोडक्शन में अफेक्ट करते हैं। तो ये है पैरासिटिज्म। अब आगे पढ़ते हैं पैरासिटिज्म के टाइप्स क्या होते हैं। सो हमने पढ़ा कि पैरासाइट्स के दो टाइप होते हैं, एंडोपैरासाइट, एक्टोपैरासाइट। नाम से पता चल रहा है, एंडो मीन्स इनसाइड, एक्टो मीन्स आउटसाइड। एंडोपैरासाइट जो होस्ट की बॉडी के इनसाइड रहते हैं, डिफरेंट साइड, आरबीसीज, लीवर, किडनी एक्सेट्रा। एक्टोपैरासाइट जो फीड करते हैं होस्ट के एक्सटर्नल सरफेस पे, एग्जांपल लाइव्स ऑन ह्यूमंस एंड टिक्स ऑन डॉग्स। तो ये थे एंडोपैरासाइट और एक्टोपैरासाइट। इसके बाद आती है फ्रूट पैरासिटिज्म इन बर्ड्स। ये क्या होता है, ये होता है, इसमें पहले हम पढ़ते हैं, पैरासिटिक बर्ड्स ले एग
in the nest of its host and let the host incubate them. During the course of evolution, the eggs of the parasite birds have evolved to resemble the host egg in size and color to reduce the chances of host bird detecting the foreign eggs. क्या होता है, जो पैरासिटिक बर्ड्स होती है वो एग ले करती है अपनी होस्ट के नेस्ट में. उसने एग क्यों कर दिया, ताकि जो जो होस्ट है वो उसे इनक्यूबेट करे, मतलब उसे हीट प्रोवाइड करे ताकि वो बड़ा हो सके. जब उसका इवोल्यूशन होता है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, जो पैरासिटिक बर्ड्स के तो एग हैं वो रिजेंबल कर जाते हैं होस्ट के एग से, साइज में भी कलर में भी. क्यों? ताकि वो जो होस्ट है वो डिटेक्ट ना कर पाए कि मेरे एग है किसी और के है, किसी और के होंगे तो फेंक देगा. इस वजह से दोबारा समझाती हूँ क्या होता है ब्रूड पैरासिटिज्म. ये होता है एक पैरासिटिक बर्ड है वो एग ले करती है होस्ट के नेस्ट में ताकि जो होस्ट है उसे इनक्यूबेट करे, उसे हीट प्रोवाइड करे. जो होस्ट होती है वो क्या करती है, जो पैरासिटिक बर्ड्स की जो एग है वो उसके अपने इवोल्यूशन के टाइम पे होस्ट के एग रिजेंबल करती है साइज में भी कलर में भी, ताकि वो जो चांसेस है होस्ट बर्ड डिटेक्ट ना कर ले फॉरेन एग को वो कम हो. एग्जाम्पल है कुकू और क्रो के बीच में. ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है और ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब मेरे बोर्ड्स के एग्जाम थे तब ये क्वेश्चन आया था. तो इस टॉपिक को अच्छे समझिएगा. तो नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट पॉपुलेशन इंटरेक्शन की तरफ. तो जो हम नेक्स्ट पॉपुलेशन इंटरेक्शन पढ़ने जा रहे हैं वो है कमेंसलिज्म. कमेंसलिज्म क्या होता है, जिसमें वन स्पीशीज गेट बेनिफिटेड एंड वन स्पीशीज नाइदर बेनिफिटेड नॉर हार्म. एक स्पीशीज का होता है फायदा, एक का ना फायदा ना नुकसान. एग्जाम्पल से देखते हैं ऑर्किड ग्रोइंग एज एन एपिफाइड ऑन मैंगो ब्रांच. अब क्या होता है, ऑर्किड है, ऑर्किड मैंगो की ब्रांच पे एज एन एपिफाइड ग्रो होता है. ऑर्किड का तो हो रहा है फायदा, बट जो मैंगो की ब्रांच पे जो वो ग्रो कर रहा है मैंगो को कोई फायदा भी नहीं है नुकसान भी नहीं है. तो ये होगा कमेंसलिज्म का एग्जांपल. नेक्स्ट है बार्नेसस ग्रोइंग ऑन बैक ऑफ वेल. लाइकवाइज जैसे ऑर्किड मैंगो की ब्रांच पे ग्रो हो रहा है वैसे बार्नेसस है वो वेल की बैक पे ग्रो हो रहे हैं. बार्नेसस का क्या हो रहा है, बेनिफिट, और वेल का ना फायदा ना ही नुकसान. कैटल इग्रेट एंड ग्रेजिंग कैटल, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी कॉमन एग्जांपल. इग्रेट, इग्रेट्स क्या होते हैं, वो अपना खाना ढूंढने के लिए उस जगह पर जाते हैं जहां पे जो कैटल्स है वो ग्रेजिंग, मतलब अपना जैसे घास वगैरह खा रही है वो कैटल्स जा रही है, तो इग्रेट वहीं पे आएंगे जहां पे कैटल्स ग्रेजिंग कर रही है. क्यों आएंगे, जैसे जैसे कैटल्स मूव करेंगे जो नीचे के जो ग्रासेस है उसमें से जो इंसेक्ट है वो बाहर आएंगे. जैसे जैसे वो चल के जाएंगे तो इंसेक्ट है बाहर आएंगे, इंसेक्ट बाहर आएंगे तो इग्रेट्स उन्हीं इंसेक्ट को खा जाएंगे. अदरवाइज इग्रेट्स के लिए बहुत मुश्किल होता है खाना ढूंढना. तो इग्रेट्स का तो हो रहा है फायदा, उन्हें खाना ढूंढने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही. कैटल्स का क्या है, वो तो अपना काम कर रहे हैं तो उनका ना कोई फायदा हो रहा और ना ही नुकसान. नेक्स्ट वन इज सी एनीमोन एंड क्लाउनफिश. लाइकवाइज इग्रेट इन कैटल, एनीमोन एंड फिश का भी है. अब क्या होता है, जो फिश है वो अपने आप को प्रोटेक्ट करती है. सी एनीमोन की क्या होता है, स्टिंगिंग टेंटिकल्स होते हैं. जो फिश है अपने आप को प्रेडेटर से प्रोटेक्ट करती है, वो सी एनीमोन के पास रहती है ताकि जो एनीमोन के जो स्टिंगिंग टेंटिकल्स है उसको देख के प्रेडेटर उसके पास ना आए. तो फिश को क्या मिल रही है, प्रोटेक्शन. एनीमोन का ना कोई फायदा ना नुकसान, उसके पास उसके स्टिंगिंग टेंटिकल्स है और वही रहेंगे. तो क्लाउन फिश का फायदा और सी एनीमोन का ना कोई फायदा ना ही नुकसान. जैसे कमेंसलिज्म होता है उसी का ही अपोजिट होता है अमेंसलिज्म, बट हमारे सिलेबस में अमेंसलिज्म नहीं है. स्टिल हम देखते हैं कि जो अमेंसलिज्म होता है उसमें जैसे इसमें एक स्पीशीज का बेनिफिट होता है, एक का ना ही नुकसान ना ही बेनिफिट. इसमें एक स्पीशीज का नुकसान होता है, दूसरे का ना बेनिफिट और ना ही कोई नुकसान. तो ये इतने इसके कॉमन एग्जांपल्स नहीं मिलते हैं, इसके एग्जांपल्स थोड़े हाई लेवल के होते हैं और ये हमारे सिलेबस में भी नहीं है. तो जस्ट हमें बस ये जानना है कि अमेंसलिज्म होता क्या है. तो ये थे कमेंसलिज्म, अमेंसलिज्म. अब बचा हमारा लास्ट पॉपुलेशन इंटरेक्शन, म्यूचुअलिज्म. अब तक हमने जितना भी पढ़े उसमें क्या था, एक का फायदा एक का नुकसान, या फिर मोस्टली हमने ऐसे पढ़े कंपटीशन, प्रेडेशन, पैरासिटिज्म. बट इसमें क्या था, एक का बेनिफिट हो रहा था, इसमें एक का हार्म हो रहा था. बट जो हम म्यूचुअलिज्म पढ़ने जा रहे हैं उसमें दोनों स्पीशीज का बेनिफिट है, दोनों स्पीशीज इकट्ठी कैसे रह रही है, कैसे अपना म्यूचुअल जो रिलेशनशिप है कैसे बना रही है. तो चलिए हमारी लास्ट पॉपुलेशन इंटरेक्शन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है म्यूचुअलिज्म. तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे लास्ट पॉपुलेशन इंटरेक्शन विच इज म्यूचुअलिज्म. म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, जो दोनों स्पीशीज है दोनों स्पीशीज का बेनिफिट होता है, बेनिफिट टू बोथ द इंटरेक्टिव स्पीशीज. अब हम एग्जांपल से देखते हैं, हम फर्स्ट क्लास से पढ़ते हैं लाइकन्स क्या होते हैं. लाइकन्स होते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंगाई, फंजाई एंड एल्गी. अब क्या होता है, इनमें से एक
दूसरे को फूड प्रोवाइड करता है और एक दूसरे को शेल्टर प्रोवाइड करता है, तो दोनों स्पीशीज का बेनिफिट होगी म्यूचुअलिज्म। नेक्स्ट वन इज माइकोराइजा। जैसे कि लाइकेंस में एसोसिएशन होती है फंजाई और एल्गी की, माइकोराइजा में एसोसिएशन होती है फंगस और रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के बिटवीन। तो जो फंगस होती है वो हायर प्लांट्स को एब्जॉर्प्शन, उनकी जो हायर प्लांट्स की रूट से एब्जॉर्ब करती है असेंशियल न्यूट्रिएंट्स को, और इन टर्न जो हायर प्लांट्स की जो रूट्स है वो फंगस को कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करती है। हो गई म्यूचुअलिज्म, दोनों का बेनिफिट। तो अब हम देखते हैं कि जो म्यूचुअलिज्म है वो प्लांट और एनिमल दोनों के बीच में होती है वाया पॉलिनेशन और सीड डिस्पर्जन। अब सिंपल सी बात है, हम पढ़ते आए हैं कि जो पॉलिनेशन होती है या तो विंड से होती है या वाटर से होती है, या फिर जो पॉलिनेटर्स होते हैं, जो सबसे कॉमन पॉलिनेटर वो हमारे बी होती है। तो जो पॉलिनेशन में क्या होता है, प्लांट और एनिमल दोनों का रोल होता है, तो दोनों का बेनिफिट होता है, तो वहां पे हमें म्यूचुअलिज्म देखने को मिलती है। जो फर्स्ट एग्जांपल है म्यूचुअलिज्म बिटवीन प्लांट एंड एनिमल का, वो है बिटवीन फिग ट्रीज एंड वॉस्प। क्या होता है, जो फीमेल वॉस्प होती है वो पोलिनेट करती है फिग को वाइल सर्चिंग फॉर एग लेइंग साइट। अब क्या होता है, जो फीमेल वॉस्प है वो सर्च करिए एक ऐसी साइट जहां पे वो अपने एग को ले कर सके। तो वो क्या करती है, इन टर्न जब वो अपनी एग लेइंग साइट को ढूंढ रही होती है वो फिग को पोलिनेट कर देती है, और फिर इन टर्न जो फिग है जो उसका वहां पे जो लार्वा जो उसका डेवलप हो रहा है वास्प का, उसे फूड प्रोवाइड कर देती है, उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर देती है। तो इस मतलब वास्प का भी और फिग का भी दोनों का बेनिफिट हो जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल है ऑर्किड्स का। जो ऑर्किड्स होते हैं वो सुंदर होते हैं, उनकी स्मेल भी अच्छी होती है, तो वो अट्रैक्ट करते हैं राइट पॉलिनेटर को, आएंगे उसे पॉलिनेट करेंगे, इन टर्न उसे फ्लोरल रिवार्ड देंगे। जो लास्ट एग्जांपल है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, वो होता है सेक्सुअल डिसीट ऑफ फ्राइज। डिसीट होता है धोखा। तो क्या होता है, जो फ्लावर है ओफ्रीज, तो इसका एक पेटल है वो रिजेंबल करता है फीमेल बी को, साइज में भी कलर में भी। अब वो कर रहा है उसकी तरह, दिख रहा है, रिजेंबल कर रहा है फीमेल बी की तरह साइज में भी कलर में भी। मेल भी आएगा, अट्रैक्ट होगा, एक तरह से यहाँ पे सूडो कॉपुलेट की स्टेट बन जाती है, मतलब वो सूडो है, मतलब फॉल्स होता है जो। तो जब वो मेल आएगा तो उसके ऊपर बैठेगा फ्लावर के ऊपर, उसके ऊपर पोलन चिपक जाएंगे, उसके ऊपर पोलन की डस्टिंग हो जाएगी। फिर वही बी जब दूसरे फ्लावर पे जाएगा तो वहां पे अपने पोलन को ट्रांसफर कर देगा और हमारी पोलिनेशन हो जाएगी। तो ये था सेक्सुअल डिसीट। अब क्या होता है, इसमें चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर जो ये पेटल है वो फीमेल बी की तरह नहीं दिख रहा है, साइज छोटा है, कलर दूसरा है, तो हमारे जो पोलिनेशन के सक्सेस के चांसेस है वो बहुत कम होते हैं। तो ये थे हमारे 3 एग्जांपल म्यूचुअलिज्म बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। और इसी के साथ हमारी जो पॉपुलेशन इंटरेक्शन थी, जो मेन टॉपिक था, वो हो चुका है खत्म। तो गाइस आज हमने पढ़ा पॉपुलेशन इंटरेक्शन। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर का एक और टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है पॉपुलेशन एट्रीब्यूट। इस चैनल के लिंक में और इस वीडियो के लिंक में मैं अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक भेजूंगी, तो उस चैनल के लिंक पे नोट्स आएंगे और इस जो हमने आज टॉपिक पढ़ा इससे रिलेटेड एमसीक्यूज प्लस बोर्ड्स के जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो आएंगे। सो प्लीज फॉलो दैट चैनल टू गेट नोट्स एंड द क्वेश्चन प्रैक्टिसेस। सो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट, एंड कोई डाउट हो या फिर कोई चीज अच्छे से समझ ना आई हो तो प्लीज वो भी कमेंट करना। एंड प्लीज चैनल को जो व्हाट्सएप चैनल से फॉलो करना नोट्स के लिए, क्वेश्चन के लिए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आए प्लीज कमेंट। थैंक यू सो मच गाइज यहाँ तक देखने के लिए। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।